आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी स्पेसिफिक रिलेशनशिप में इमोशनल मैग्नेटिज्म को वापस क्रिएट किया जा सकता है, बिना चेस किए हुए, बिना बेग किए हुए, बिना जेलसी क्रिएट किए हुए, बिना साइलेंट ट्रीटमेंट दिए हुए और बिना किसी थर्ड इंसान को उस रिलेशनशिप में विलन बनाए हुए। हेलो एंड वेलकम, मैं रेवती हूँ और सोल स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। यहाँ मैं मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सारी बातों पे बात करती हूँ, आपको एनर्जी शिफ्ट्स देती हूँ, आपको इनसाइट्स बताती हूँ ताकि आप अपनी डिजायर को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर दें। आज का टॉपिक ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप सोचिए तो अट्रैक्शन यानी आकर्षण सिर्फ शुरुआत में नहीं होता है, रिश्ते के अंदर में भी अट्रैक्शन यानी आकर्षण का होना उतना ही जरूरी है, तभी वो रिश्ता मजेदार लगता है। लेकिन कई बार आकर्षण इसके लिए नहीं खत्म हो जाता कि रिश्ता पुराना हो गया है। आकर्षण शायद इसके लिए खत्म हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी परतें जम जाती है। किन चीज़ों की? रिजेंटमेंट की, रूटीन की, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस की, आर्ग्यूमेंट की, इनसिक्योरिटी की, बोर्डम की, अनमेट इमोशनल नीड्स की। और धीरे धीरे दो लोग जो एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे, एक दूसरे को देखना बंद कर देते हैं और बस एक दूसरे के बिहेवियर पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आज हम उसी को रिवर्स करेंगे। तो मैं आपको 5 शिफ्ट बताऊंगी और आखिरी में एक छोटा सा एनर्जेटिक एक्सरसाइज भी कराऊंगी। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ शिफ्ट 1 से। स्टॉप चेजिंग द ओल्ड वर्जन ऑफ रिलेशनशिप। ये सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या सोचते हैं किसी भी रिश्ते में? पहले तो वो ऐसा था, अब वैसा क्यों नहीं है? पहले इतने मैसेजेस करता था, पहले इतनी बात करता था, पहले मुझे देखे बिना उसकी नींद नहीं आती थी, पहले मुझे देख के पूरे टाइम स्माइल करता था, पहले डेट पे लेके जाता था, पहले छोटी छोटी बातों को नोटिस करता था, पर अब नहीं करता है। फिर हम उस पुराने वर्जन को वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आप रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप एक्चुअली इसको पीछे खींच रहे हो। आप बार बार पास्ट को कंपेयर करके प्रेजेंट को पनिश कर रहे हो। तो पहला शिफ्ट आपके लिए मैं यही दूंगी कि स्टॉप आस्किंग हाउ डू आई गेट माई ओल्ड रिलेशनशिप बैक और पूछिए हाउ डू वी क्रिएट अ बेटर रिलेशनशिप फ्रॉम वेयर वी आर टुडे। यानी आज से जहां है वहां से हम अपने रिश्ते को बेटर रिश्ते में कैसे बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप को पुराने वर्जन में वापस जाने की जरूरत ही ना पड़े, उसे एक नए वर्जन में जाने की जरूरत हो। इसी के साथ आता है शिफ्ट नंबर 2, जो बहुत कॉमन है, सबको पता है, लेकिन इतनी डीप में नहीं समझते इसका क्या परिणाम होगा। स्टॉप मेकिंग एवरी इंटरैक्शन अ रिलेशनशिप टेस्ट, जो बहुत ही कॉमनली हर कोई करता है। हर एक इंटरैक्शन में एक टेस्ट घुसा देते हैं। पति या पत्नी से मिलते हैं, घर आया, अच्छा आज मैं चेक करूंगी कि मुझसे आज वो सामने से बात करने आते हैं कि नहीं आते हैं। अच्छा आज मुझे मिस किया है कि नहीं किया है। अच्छा अगर वो बोल भी दे बहुत मिस किया तो क्या सच में? और उसके बाद आप बोलते अच्छा आज ना मैं थोड़ा दूर जाके देखूंगी, नोटिस करूंगी कि वो मुझे मेरे पीछे भाग रहा है कि नहीं है। ये सब क्या है? इससे इमोशनल टेस्टिंग कहते हैं। और टेस्टिंग रिलेशनशिप में सेफ्टी कम करती है, क्योंकि सामने वाले को महसूस होने लगता है कि मैं जो भी करूंगा मुझे जज किया जाएगा। तो आज से एक सिंपल रूल बना लीजिए अपने रिश्ते में, टेस्ट करना बंद कीजिए और कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। अगर आपको अफेक्शन चाहिए तो मांगना वीकनेस नहीं है। आप बहुत सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे आके हग करते हो, या फिर क्वालिटी टाइम चाहिए मुझे। इस तरीके से ओपनली बोलने की हिम्मत कीजिए। इनडायरेक्टली टेस्ट करना नहीं सेफ रिलेशनशिप को क्रिएट करता है। ओपन कम्युनिकेशन आपको रिलेशनशिप को बेटर करेगा। और ये बात बहुत कॉमन है, सबको पता है कि बात करने से बात सॉल्व हो जाएगी या फिर बात करने से कुछ परिणाम निकलेगा। लेकिन बात करने भी जाते हैं तो अक्यूजेटरी टोन में जब बात करते हैं, यानी सामने वाले को ब्लेम करते हुए जब बात करते हैं, तो फिर वो बात नहीं होती है। फिर वहां पे भी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। आप जज करने लगते हो, तुमने ये किया था इसके लिए मेरा ये रिएक्शन था, तुमने वो किया था इसके लिए मेरा ये रिएक्शन था। क्यों ना आज से उल्टा शुरुआत करते हैं, क्यों ना आज से ये करते हैं कि मैं पहले प्यार दे के देखूंगी, पहले स्पेस दे के देखूंगी, पहले सेफ्टी मैं क्रिएट करके देखूंगी रिश्ते में, और फिर
थोड़ा-सा समय दूँगी क्योंकि पुराने तरीके से जीने की आदत हो गई है कि तो सेफ्टी दूँगी भी तो उनको सेफ्टी समझ में नहीं आएगी, तो मैं बार-बार, बार-बार सेफ्टी दूँगी, देखती हूँ वो बदलता है या नहीं। देखती हूँ कि उसको कंफर्टेबल लगता है या नहीं और फिर जब वो सर्वाइवल मोड पे नहीं होगा ना, तो वो आप पे अटेंशन ज़रूर देगा। इसी के साथ हमारा थर्ड शिफ्ट बहुत मिला-जुला है लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंस है, समझिएगा ज़रूर। पहले आपको इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करनी होगी बिफोर आस्किंग फॉर इमोशनल इंटिमेसी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप किसी इमोशनली क्लोज्ड व्यक्ति से अचानक से ये नहीं कह सकते हो कि मुझे अपनी फीलिंग बताओ, मुझसे शेयर करो, मुझसे तुम बहुत इमोशनली बातें करना शुरू करो, अगर आप पिछले 6 महीने से हर कन्वर्सेशन के बाद लड़ते आ रहे हो या फाइट में बदल रही है आपकी कन्वर्सेशन। पहले सेफ्टी क्रिएट करनी होगी और उसके लिए टाइम देना होता है। और सेफ्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज़ टॉलरेट कीजिए। सेफ्टी का मतलब होता है हम डिसएग्री कर सकते हैं और फिर भी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। इसके लिए ना एक एक्सपेरिमेंट आपको देती हूँ, अगले 7 दिन तक कीजिएगा। आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के लिए ज़बरदस्त काम करता है, या फिर पार्टनर में भी हो। जब आपका पार्टनर आपको कुछ ऐसा बोले ना जिससे आप डिसएग्री करते हैं, तो तुरंत डिफेंसिव मोड में नहीं आना या पहले बोल दो कि आई डोंट एग्री। उसको थोड़ा सा लपेट के बोलो, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये तमीज़ है। आप बोलिए ओके आई अंडरस्टैंड आप क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन ये मेरी बात इस तरीके से सुनिए। जब आप हर शब्दों को इस तरीके से घुमा के बोलोगे ना, तो फिर उसको लगेगा कि इमोशनली सेफ जगह है। अच्छा, यहाँ पे ये मतलब नहीं है बिल्कुल मेरा कि आप ओके आई अंडरस्टैंड करके उनकी सारी बात मान लो। आप अपनी बात भी रखोगे, लेकिन आपका सिर्फ ये बोलना है कि मुझे समझ में आ रहा है आप क्या बोलना चाह रहे हो। पता है क्या बताता है? उसको वो सुनी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, या आई हर्ड यू आप बता रहे हो सामने वाले को। और कई बार इमोशनल डिस्टेंस का पहला कारण लैक ऑफ लव नहीं होता है, लैक ऑफ फीलिंग हर्ड होता है। जब इंसान को लगता है कि मैं कुछ भी बोलूं, सामने वाला मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, तो वो बोलना बंद कर देता है। और जब बोलना बंद हो जाता है तो कनेक्शन धीरे धीरे बंद होने लगता है। इसके लिए अगर आपको लग रहा है डिस्टेंस आ गई है, तो टटोलिए। क्या आप उनको एक्सप्रेस करने के लिए इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट देते हो? और फिर यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि डिफेंसिव होना बहुत आसान है, लेकिन आप अगर उनको एक इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट दोगे, तो आप देखोगे कि कई बार उनके नज़रिए को भी समझने की एबिलिटी आपके अंदर आ गई है। कई बार जो पहले आपको लग रहा था कि मेरे विरोध की बात हो रही है, अंत में पता चलता है कि अरे ये तो मेरे बेनिफिट की ही बात हो रही थी, जस्ट बिकॉज मैंने उसको इस तरीके से परसीव किया था कि मुझे लग रहा था कि मेरे इंटरेस्ट को मेरा इंटरेस्ट लूज होने वाला है इसमें। इसके लिए हमेशा कभी भी अगर आप डिफेंसिव हो रहे हैं, तो सामने वाले को ये एहसास मत दिलाइए कि मैं आउटराइटली रिजेक्ट कर रही हूँ तुम्हारी बात को। कन्वर्सेशन को इस तरीके से लपेटना सीखिए। ओके, मैं समझ सकती हूँ आप क्या बोल रहे हो, और फिर अपना नज़रिया रखिए। डिफेंसिव मोड में नहीं, तर्क रखने की रिस्पेक्टफुल मोड में। शहनाई वेबिनार 23 अगस्त को आ रही है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ये रिकॉर्डेड है वेबिनार और टेलीकास्ट होगी 23 अगस्त को, लेकिन आपको 1 हफ्ते के लिए वो रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो जितनी बार हो सके उस हीलिंग का भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। उस हीलिंग को जितनी बार रिपीट मोड पे आप यूज़ कर सकते हैं कीजिएगा। तो 23 अगस्त को ये पहली बार टेलीकास्ट होगी ज़ूम मीटिंग में, अगर आप बुक कीजिएगा तो। और फिर आपको रिकॉर्डिंग की लिंक दी जाएगी जिसके अंदर आप 1 हफ्ते तक उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट संडे वो रिकॉर्डिंग हट जाएगी। बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट revati.com.au पे। फिर आप नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। और इसी के साथ आता है शिफ्ट नंबर 4, चेंज द इमोशनल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अराउंड यू। अब ये बहुत पावरफुल है और ज़्यादातर लोग बोलते हैं अच्छा मैं तो बहुत ही ऑनेस्ट हूँ, मैं फेक नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहती हूँ। मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कर रही हूँ कि आपको नकली खुशी क्रिएट करनी है या हर समय स्माइल करना है। लेकिन एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, जब मेरा पार्टनर मेरे पास आता है, उसे क्या इमोशनल एक्सपीरियंस मिलता है मुझसे? क्या उसे ये लगता है कि
अब फिर से कंप्लेन शुरू हो जाएगा, इसके पास बैठूंगा, या इंटरोगेशन शुरू हो जाएगा, फ़ोन चेक करना शुरू कर देगी, या फिर उसको बहुत सारी चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, या फिर वही पुरानी बात निकालेगी माँ की, बहन की, रिश्ते की, उस मेरे पुराने किए गए चीज़ों की। और अगर इसका जवाब हाँ है तो रिलेशनशिप में अट्रैक्शन की जगह एंटीसिपेटरी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आपको ही समझना होगा। रिश्ता हमेशा 2 वे होता है, लेकिन अपनी साइड का एनवायरनमेंट बदलने की क्षमता आपके अंदर होती है। पहले आप एनवायरनमेंट बदलो और देखो, फिर धीरे धीरे आपके एनवायरनमेंट की एनर्जी उनके एनवायरनमेंट को भी बदलने लगेगी। इसके लिए फिर से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दे रही हूँ। अगली बार आपका पार्टनर घर आए तो पहले 10 मिनट कोई कंप्लेन मत कीजिए, फ़ोन साइड पे रखिए, आई कांटेक्ट कीजिए, स्माइल कीजिए और सिंपली पूछिए कैसा रहा दिन। शुरू में बहुत ऑकवर्ड लगेगा अगर आपने कभी नहीं पूछा है, लेकिन शुरुआत करनी होती है। और जब वो बोले ना तो जेन्युइनली सुनिए और एक नेचुरली अप्रिशिएशन की चीज़ बोलिए हर दिन। फेक नहीं बोल रही हूँ, जेन्युइनली जो आपको पसंद है अपने पार्टनर में, हर दिन एक अप्रिसिएशन की चीज़ बोलिए। आई रियली अप्रिशिएट वॉट यू डिड टुडे, या आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। शुरू में अटपटा लगेगा क्योंकि कहने की आदत छूट गई है आपकी, लेकिन थोड़ा सा पुश कीजिए, क्योंकि रिपीटेड पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो होती है ना रिलेशनशिप की, वो रिलेशनशिप की पूरे क्लाइमेट को बदल देती है और फिर उसको आपके पास समय बिताने का मन करेगा। और इसी के साथ आता है शिफ्ट नंबर 5, ब्रिंग बैक क्यूरियोसिटी। सबसे अंडररेटेड चीज़ है क्यूरियोसिटी। कई साल की शादी में हम मान लेते हैं कि मैं तो अभी नहीं जानती हूँ, मुझे पता है कि क्या बोलेगा, मुझे पता है इसको क्या पसंद है। लेकिन इंसान स्टैटिक नहीं है। आपका पार्टनर 5 साल पहले जो वो इंसान था, वो आज वो व्यक्ति नहीं है, वो बदलता है। और सच ये है कि आप भी वो नहीं हो जो आप 5 साल पहले थे। तो एक दिन बैठकर पूछिए, टेल मी समथिंग आई डोंट नो अबाउट यू। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन खोल सकता है। बोलिए, ऐसा कौन सी बात है जब मैं अब आपके बारे में नहीं जानती हूँ। या फिर ये भी चीज़ आप पूछ सकते हैं, अगर अगले 5 साल कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो तो तुम कहाँ जाना चाहोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी काम करेगा, लेकिन इसको मतलब इंटरोगेशन की जैसा आप ना पूछो, तो प्यार से पूछो, अच्छा एक बात बताओ ना, आजकल तुम्हारे माइंड में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है ना, क्या है, आई एम रियली क्यूरियस, मुझे जानना है। इस टोन में पूछिए। या फिर अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूं या समझूं। ये क्वेश्चंस रिलेशनशिप को ट्रांजैक्शनल मोड से निकालकर डिस्कवरी मोड में ले आते हैं। और इमोशनल मैग्नेटिज्म अक्सर वहीं से वापस आता है जहां क्यूरियोसिटी वापस आती है। यहाँ पे ना एक क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं। अगर रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो आपका पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा, मैं उस इंसान को कैसे हटाऊं। लेकिन पैनिक में किए गए एक्शन अक्सर रिलेशनशिप को और डैमेज कर देते हैं। कांस्टेंट चेकिंग, फोन चेकिंग, इंटरोगेशन, एक्यूजेशन, थ्रेट्स, जेलसी गेम, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, और फिर दोनों के बीच में ना जो इमोशनल सेफ्टी थी वो और कम हो जाती है। इस सिचुएशन में ना सबसे पहले अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कीजिए, क्योंकि कई बार अगर आपका अनरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम है ना तो फैक्ट्स नहीं दिखेंगे। आप किसी दूसरे इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप फियर से रिएक्ट करोगी या सेल्फ रिस्पेक्ट से रिस्पॉन्ड करोगी। तो अब आ रही है स्टोरी टाइम। नॉर्मन विंसेंट पेल की पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की ये स्टोरी रिलेशनशिप को जबरदस्त मरम्मत करती है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में। लेकिन ये तभी काम करेगी जब आप ये 5 शिफ्ट एक्चुअली कर रहे हो। ऑलराइट, ये 5 शिफ्ट करने के बाद इस स्टोरी के अजम्पशन पार्ट को जब आप करोगे तो देखोगे कि आपके घर में किसी भी तरीके के रिश्ते की प्रॉब्लम है वो चली जाती है। तो स्टोरी बहुत सिंपल सी, हस्बैंड वाइफ थे, दोनों बहुत प्यार में थे, फिर शादी हुई, फिर शादी के कई सालों बाद हस्बैंड
कोई किसी दूसरी इंसान से प्यार हो गया, वो अपनी वाइफ के पास आता है, बोलता है कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे एक यंग लड़की कोई पसंद आ गई है। वाइफ बोलती है ठीक है, मैं डिवोर्स तो तुमको दे दूंगी, लेकिन मुझे 2 महीने का टाइम दो। उसने एक पर्टिकुलर तारीख दी कि मैं इस तारीख को हम इस डिवोर्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जब तक वो डिवोर्स की बात नहीं होती है, तुम घर में कभी भी दोबारा से उस औरत के बारे में बात नहीं करोगे, या फिर इस डिवोर्स के बारे में बात नहीं करोगे, हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे फॉर द सेक ऑफ आवर सन। हस्बैंड तैयार हो जाता है कि ठीक है। वो हर दिन रात को बैठ के अज्यूम करती थी कि उसके बेड पे के बगल में एक चेयर था, वहाँ पे हस्बैंड उसके पेपर पढ़ रहे हैं, बिकॉज उसके हस्बैंड अब रात को भी घर आना बंद कर दिए थे, वो उसी दूसरी औरत के साथ रहते थे। और वो रोज़ रात को बैठ के अज्यूम करती थी कि उसके हस्बैंड सुबह में वहीं पे बैठ बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं, और जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, कुछ भी है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई डिस्टेंस ही नहीं है उन दोनों के बीच में जैसे पहले था। वो हर रात यही अजम्पशन में सोती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, 2 महीने का समय लिया था, 15-20 दिन बाद देखी कि हस्बैंड जो कभी घर नहीं आता था, बीच बीच में घर आने लगा। माइंडेड वो बाकी शिफ्ट्स भी कर रही थी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ना, लेकिन वो बीच बीच में घर आना शुरू कर दिया। पहले डिनर के लिए शायद आता था, फिर लंच के लिए आता था, धीरे धीरे वो ज़्यादा समय बिताने लग गया। उसके बाद इन लोगों को टेनिस खेलना बहुत पसंद था, तो वाइफ ही सजेस्ट करती कि मुझे टेनिस खेलने जाना है। देखो इमोशनल एनवायरनमेंट को चेंज कर रही है वो अपने घर की। धीरे धीरे हस्बैंड उसके साथ टेनिस खेलने जाने लग गया, धीरे धीरे वापस से रिकनेक्शन बढ़ना शुरू हो गया। जो हस्बैंड रात को घर आना साफ बंद कर दिया था, घर आना शुरू कर दिया। ऑलराइट, एंड फिर धीरे धीरे 1-2 महीने हो गए, 2 महीने में इतने अच्छे दोस्त बन गए वो, क्योंकि वो लोग कभी दोबारा उस औरत की बात नहीं करते थे, कभी डिवोर्स की बात नहीं करते थे। जो हस्बैंड एंड में ऐसा हो गया कि वो पूरे टाइम घर रहता था, ऑफिस रहता था, घर ही पूरे टाइम रहता था। और जिस दिन डिवोर्स की बात थी कि इस दिन डिवोर्स होगा, उसका हस्बैंड उसी चेयर पे बैठ के पेपर पढ़ रहा था, और उसकी वाइफ बोलती है कि तुम डिवोर्स की बात किया था ना, आज वो डेट है, डिवोर्स नहीं चाहिए। तो बोलता है व्हाट डिवोर्स, मजाक कर रही हो क्या, यू गॉट टू बी जोकिंग। और फिर से वापस पेपर पढ़ने लग गया। और इस तरीके से उस लेडी ने अपनी मैरिज बचा ली। तो आपके ऊपर है, आपके पास हमेशा चॉइसेस होती है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ में है, मैरिज छोड़ देना एक ऑप्शन होता है, एंड रीस्टार्ट करना एक ऑप्शन होता है, बट ये ऑप्शन हर किसी के पास नहीं होता है। अगर आप स्पेशली एशियन कंट्री में हैं, बहुत सोशल प्रेशर होता है, और अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो बहुत प्रेशर होता है, और हर किसी की रिलेशनशिप के पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं। तो ये इमोशनल शिफ्ट करते हुए अगर आप असम्पशन को यूज़ कर रहे हो, तो देखोगे आपके अंदर भी वो चेंजेस आने लग जाता है, और फिर घर का पूरा माहौल बदल जाता है। वक्त है एनर्जेटिक शिफ्ट का, तो आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, अपने हार्ट एरिया पे ध्यान लेके आइए। अब उस व्यक्ति की इमेज को अपने माइंड में लेके आइए। याद रख लीजिए, हम लोग सब क्वांटम इंटैंगल्ड हैं, तो जो आप सोचेंगे वो बात वहां तक जाएगी। इंसान की इमेज को अपने माइंड में लाइए, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। बस इमेजिन कीजिए कि आप दोनों के बीच में जो भी रिजेंटमेंट, फियर, एक्सपेक्टेशन या प्रेशर है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। और आप मन में बोलिए, मेरे साथ ये वर्ड रिलीज कीजिए, आई रिलीज द नीड टू कंट्रोल यू, आई रिलीज द नीड टू चेज यू, I release the need to prove my worth to you. I am sending unconditional love towards you. और अब एक लंबी सांस लीजिए, ब्रीथ आउट, और एकदम काम वे में इस एनर्जी को सेंड करना शुरू कीजिए अपने पार्टनर को। I choose to show up as the version of me जो काम है, लविंग है, ऑनेस्ट है और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। और अब इमेजिन कीजिए आपके बीच एक वार्म पीसफुल सा स्पेस है। आप सामने वाले से कुछ नहीं मांग रहे हो, बस कह रहे हो आई एम ओपन टू रिकनेक्टिंग। और अब ये आखिरी लाइन दिल से फील करते हुए बोलिए, आई अलाउ दिस रिलेशनशिप टू बिकम व्हाट इट इज मेंट टू बिकम, विथ लव, ऑनेस्टी, म्यूचुअल चॉइस एंड रिस्पेक्ट। एक डीप ब्रेथ लीजिए, breathe out, send that love energy to your partner,
Say that I am open to your love. I am open to receiving your love and connection again. And when you feel ready, open your eyes. अब इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप इमोशनली मैग्नेटिक बने, तो आपको ये नहीं पूछना है कि मैं उसे कैसे बदलूं। आपको पूछना है, मैं रिलेशनशिप में कौन सी एनर्जी ला रही हूँ। क्या मैं फियर ला रही हूँ, प्रेशर ला रही हूँ, रिजेंटमेंट ला रही हूँ, टेस्टिंग ला रही हूँ, या मैं प्रेजेंस, क्यूरियोसिटी, अफेक्शन, ऑनेस्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट ला रही हूँ। और याद रख लीजिए, इमोशनल मैग्नेटिज्म मैनिपुलेशन नहीं है। मैग्नेटिज्म का मतलब है आपके साथ होना इमोशनली रिवॉर्डिंग हो उनके लिए। आप सेफ हो, आप इंटरेस्टिंग हो और आप ऑथेंटिक हो। आप अपनी बाउंड्रीज भी रखते हो, लेकिन आप अफेक्शन सिर्फ रिसीव नहीं करते हो, अनकंडीशनल अफेक्शन भी देना चाहते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात एज अ वुमन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप खुद को खोकर रिश्ते को बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोना पड़े, उस रिलेशनशिप को मैग्नेटिकली स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऑनेस्टली इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर दो लोग जेन्युइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस रिसेंटमेंट, रूटीन, कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल डिस्टेंस के कारण डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कुछ इश्यूज आ गए हैं जो दोनों की गलती थी, तो ये छोटी छोटी शिफ्ट बहुत पावरफुली काम करेगी। तो अगर आप आज से अपने स्पेसिफिक रिलेशनशिप पे ये काम करना शुरू कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट में इस एनर्जी को क्लेम कीजिए एंड बोलिए यस। तो अगले 7 दिन तक खुद को रिमाइंड कराइए कि आप अफेक्शन दोगे, टेस्टिंग बंद करोगे और क्यूरियस रहोगे, और अपने आसपास के एनर्जेटिक एनवायरनमेंट का हमेशा ख्याल रखोगे। और अगले 7 दिन तक एक सवाल खुद से पूछना है आपको, क्या मैं प्यार मांग रही हूँ या प्यार का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हूँ? क्योंकि जब आप एनवायरनमेंट बदलते हैं तो इंटरेक्शन बदलता है, इंटरेक्शन बदलता है तो इमोशनल एक्सपीरियंस बदलता है, और इमोशनल एक्सपीरियंस बदलता है तो रिलेशनशिप की पूरी डायनामिक बदल जाती है। Until next time, don't chase, don't beg, don't manipulate. Reconnect, rebuild and receive. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Goodbye.